So this is the first lecture of your electrical machines. ये तुम्हारा APDCL assistant manager and junior manager, AM and JM 2023. तो उसके बेसिस पे बनाया गया कोर्स है, मशीन्स का पहला लेक्चर है और इलेक्ट्रिकल मशीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब लोग एक ये करते हैं, सिलेबस को थोड़ा सा देखते हैं कि हमको एग्जैक्टली क्या क्या चीज, क्या क्या टॉपिक हमारे सामने रहना चाहिए, है ना। टॉपिक हमेशा आपके सामने रहना चाहिए कि ये चैप्टर है, ये टॉपिक है जिसके ऊपर मुझको पढ़ाई करना चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बात हम करते हैं तो सब लोग लिखते मेरे साथ। सबसे पहले तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए कुछ, है ना। देयर आर बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट किसके ऊपर चाहिए? आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस के ऊपर। इलेक्ट्रो क्या बोला? इलेक्ट्रो मैकेनिकल माइक तो म्यूट रखी वाले सुबह वो खोला नहीं क्या था? Okay. So electromechanical conversion device or concept on electromechanical conversion. Secondly, Redmi Note 5 Pro कौन है? आप अपना माइक म्यूट पे रखो। तो दूसरा जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, एक है हमारा डीसी मशीन्स। डीसी मशीन्स में क्या क्या पढ़ना है वो उसमें मैं आ रहा हूं। थर्ड वन इज योर सिंक्रोनस machines. Fourth, transformer. Fifth, हम देखेंगे इंडक्शन मशीन्स। और सिक्स्थ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, स्पेशल मशीन्स। ठीक है, तो ये मेजर 6 टॉपिक या फिर बोलो तो 5 टॉपिक है डीसी मशीन्स। और डीसी मशीन्स में आपका डीसी जनरेटर होगा, डीसी मोटर आएगा, है ना, जनरेटर एंड मोटर। तो ये मोटा मोटा हमको ये टॉपिक्स हमको देखने हैं। अब बात यह है कि मशीन से एपीडीसीएल में या फिर एपीएससी में कितने नंबर्स आ सकते हैं। एक चीज ध्यान में रखो, इलेक्ट्रिकल का कोई भी एग्जाम हो, मशीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मशीन सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल का आप कहीं पे भी जाओगे इंटरव्यू देने तो आपको मशीन से सवाल करेगा, तो मशीन के ऊपर एक अच्छा ग्रिप होना बहुत जरूरी होता है ना। एग्रीड एवरीबॉडी? यस सर। तो थोड़ा डिटेल्स में चलते हैं इसका सिलेबस को और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, ये जो इंट्रोडक्शन या फिर जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, इसमें
बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत सारी चीजें आपको पहले से जाननी चाहिए, जिस तरीके से आपको मटेरियल्स की, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स कि कौन सा क्या क्या टाइप का मटेरियल होता है, कौन सा मटेरियल हम कहाँ पे यूज करते हैं, किस मशीन्स पे क्यों यूज करते हैं, वो चीज थोड़ा सा बढ़िया से जानना इम्पोर्टेंट होता है। और फिर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कि आपका इंडक्टर है या फिर आपका एक कॉइल है, उसमें करंट जा रहा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, ईएमएफ कैसे बन रहा है, उसके ऊपर आइडिया होना चाहिए। पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम के ऊपर आइडिया होना चाहिए। और आपका मैग्नेटिक सर्किट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में अपने को ये चारों टॉपिक बहुत बढ़िया से देखने चाहिए कि क्या मुझको मटेरियल्स के ऊपर अच्छा खासा नॉलेज है, क्या मेरा कॉन्सेप्ट ईएमटी के ऊपर है, क्या मेरा पावर यूनिट सिस्टम में, और मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर। तो वो सारा चीज हम देखेंगे आज। उस बाकी सारा सबका अगर पूरा डिटेल्स इस तरीके से टॉपिक लिखने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, है ना। कहाँ से शुरू करना है वो, या तो मैं बेसिक्स पे आऊंगा तो साइमल्टेनियसली हो जाएगा। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये साइमल्टेनियसली होगा हम जब चैप्टर करते रहेंगे। मुझको कहाँ से शुरू करना है आप लोग बोलो, डीसी मशीन से शुरू करूं कि ट्रांसफॉर्मर से शुरू? डीसी मशीन सर। डीसी मशीन से भी कर सकते हैं और करते हैं, आप लोग बोलो। डीसी मशीन सर। डीसी मशीन, ठीक है, शुरू करें डीसी मशीन से। एवरीबॉडी? हाँ सर, ओके सर। Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ইন্ডাকশন মেচিন Yes, চবৰে sir. কৰিব লাগে নেকি? কাৰণ ডিসি মেচিন অলৰেডি স্যাৰ আপোনাৰ লেকচাৰ আছে, লেকচাৰ দিয়া মানে ভিডিও আছে, ৰেকৰ্ডেড ভিডিও। हाँ তো স্যার ডিসি মেচিন ইন্ডাকশন মেচিন পিছত মানে কৰিলো, কিন্তু আপোনাৰ ইন্ডাকশন মেচিনটো নাই। हाँ ইন্ডাকশন তো নাই, ইন্ডাকশন কৰাম। তো স্টার্টিং ইন্ডাকশন মেচিন কৰি দিলে কাৰণ ডিসি মেচিনটো আমি নিজেও চাই থাকিব পৰা যাব আৰু ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো নিজেও চাই থাকিব পৰা যাব, সিনক্ৰনাইজ মেচিন পৰা যাব। খালি টপিকৰ ভিতৰত আপোনাৰ ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ'ত নাই আপোনাৰ ইন্ডাকশন মেচিন আৰু স্পেচিয়েল মেচিন। ইন্ডাকশন মেচিন ষ্টাৰ্ট কৰিলে মোৰ মতে বেটাৰ হ'ব নেকি? নাই, ইন্ডাকশন ডাইৰেক্টলি কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ ইন্ডাকশনটো কৰাৰ আগতে তোমাৰ কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ বস্তু জানিব লাগে, ঠিক আছে। ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো জানাটো বহুত জৰুৰী, আৰু তোমাৰ মেচিনছৰ আইডিয়া খিনি আহি যাব আগতে, ঠিক আছে। সো ইন্ডাকশনৰ আগত মই ভাবিছো ডিসি বা ট্ৰান্সফৰ্মাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, কাৰণ বহুত নতুন আছেতো, যিবোৰ নতুন আহিছে আমাক স্যার ইম্পর্টেন্ট খিনি পঢ়াই দিয়ক স্যার। হয়, বুঝি নাপাব নহলে, ঠিক আছে। হয় স্যার, ডিসি মেচিন খিনি ইম্পর্টেন্ট খিনি পঢ়াই দিয়ক স্যার, তেতিয়া আমাৰ ভাল হ'ব। নাই নাই, মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰি দিম, অলৰেডি ভিডিঅ'জটো ৰাখাই আছে এপত, সো তোমালোকে এপত যাব পাৰিবা আৰু এপৰ পৰা ভিডিঅ' চাব পাৰিবা। লগতে কি হ'ব কি ইয়াতে কিছুমান বস্তু একেলগে ডিসকাস নকৰিলে তাৰপিছত ধৰিব নোৱাৰিব, ঠিক আছে। ওকে, লেটস স্টার্ট ফ্রম your ডিসি মেচিনস। দেন we will be going introduction to আমি আরম্ভ। ओके चलो। ओके तो भाई सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं डीसी मशीन्स को। अच्छा, डीसी मशीन्स बोलने से क्या क्या समझ में आता है? डीसी मोटर एंड जनरेटर। डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर,
ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। कंस्ट्रक्शन वाइज दोनों में कोई अंतर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस इन कंस्ट्रक्शन। सिर्फ उसका यूज के ऊपर दोनों मोटर या जनरेटर वेरी करेगा। अब डीसी मशीन्स जब बोलेंगे ना, तो डीसी मशीन्स का आपको पॉइंट लिख के रखना कि आपको कंस्ट्रक्शन के ऊपर अच्छा नॉलेज हो। और कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज आ जाता है, जैसे कि फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। फिर हमको जानना चाहिए आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग क्या है, कैसे कनेक्शन होता है ना। फिर हमको जानना चाहिए आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन। और फिर आता है आपका कम्यूटेशन। टॉपिक वाइज देखना, बढ़िया से हो जाएगा। तो फील्ड वाइंडिंग किस क्या क्या टाइप के होते हैं, कैसे लगाते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग क्या क्या टाइप के हो सकते हैं, कैसे लगाते हैं? आर्मेचर रिएक्शन क्या कहते हैं, क्या होता है, वो सारा चीज हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट इज वर्किंग प्रिंसिपल। डीसी मशीन्स का वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। थर्ड पॉइंट में इसका ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशन देखेंगे। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस। कनेक्शंस में जैसे सीरीज कनेक्शन हो गया, शंट हो गया, है ना, कंपाउंडिंग हो गया, वो सब देखना है। कैरेक्टरिस्टिक वेरी इंपॉर्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक इसमें आपका जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक आएगा, मोटर का कैरेक्टरिस्टिक आएगा, then number 6 point is starting of DC motor. Starting of DC motor. स्पीड को अगर स्टार्ट करोगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा घटेगा, कैसे उसका स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, है ना। ब्रेकिंग, भाई चल रहा है तो उसको बंद भी तो करना है। ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर। और अगर आप बनाते हो उसको बाजार में बेचने जाओगे तो आपको उसके क्या करने पड़ेंगे, टेस्टिंग करके देना पड़ेगा ना। सो टेस्टिंग ऑफ डीसी मोटर, अगर आप उसका टेस्ट नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा। और क्या चाहिए, अब खरीद के लेके जाएगा कोई तो उसको कैसे कनेक्ट करेगा, पैरेलल ऑपरेशन। समझ में आ रहा है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। जनरेटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल करते हैं, है ना। तो दीज आर द मेन टॉपिक। 10 पॉइंट मैंने लिखा है बड़ा बड़ा सा, वो उसके ऊपर आपको बहुत बढ़िया से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। क्लियर। तो शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक करके जाएंगे।
এটা কলমে লৈ যাওঁতে লাষ্টত এটা বিষয় থাকিব কি বস্তু লাষ্টত এটা আপোনাৰ থাকিব ठीक है हो गया सबका लिखना हो गया तो चलो डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन से शुरू करेंगे है ना मशीन कंस्ट्रक्शन अच्छा इसके लिए काम करते Is my screen visible now? Yes, sir. Okay. So see, जब कभी भी हम लोग रोटेटिंग मशीन डीसी मशीन बोलो एसी मशीन बोलो तो नॉर्मली क्या आता है हमारे मन में दो टाइप के मशीन्स एक होता है हमारा मोटर और दूसरा क्या होता है जनरेटर सो मोटर या फिर जनरेटर मोटर क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जनरेटर क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है एक दूसरे का क्या है कॉम्प्लीमेंटरी है सो नॉर्मली मोटर जो है वो क्या करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब हम लोग करंट उस पर सप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा घूमेगा रोटेटिंग मोटर कुछ काम करता है क्या एनीबॉडी मोटर कुछ काम कर सकता है क्या बोलो কি সুধিছিলে मोटर मोटर जो होता है वो क्या काम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल कन्वर्ट करे वो तो ठीक है लेकिन तुम कैसे क्या काम में लेगा तुम सर वो ड्राइव करता है सर सो किसी भी मोटर कुछ नहीं कर सकता है मोटर सिर्फ घुमा सकता है हाँ वही सर ड्राइव कर मोटर क्या सकता कर है सकता है मोटर सिर्फ घुमा सकता है अगर तुमको कुछ काम लेना है मोटर से तो आपको उसके साथ कोई दूसरा एक इक्विपमेंट कनेक्ट करना पड़ेगा है ना एम आई क्लियर मोटर के सर साथ हमको या तो पंप कनेक्ट करना है या तो फैन कनेक्ट करना है कुछ एक दूसरा एक मैकेनिकल डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तब जाके वो मोटर काम में आ सकता है अदरवाइज मोटर क्या करेगा वो घूमता रहेगा है ना तो मोटर का जो बेसिक प्रिंसिपल है क्या है मैक्सवेल्स लॉ है whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field it experiences a force और जो फोर्स होता है वो क्या होता है I into L क्रॉस B मतलब IBL बिल साइन थीटा सो मोटरिंग एक्शन और जनरेटिंग एक्शन ये दो चीज आते हैं कि जनरेटर जो है वो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर बेस करके है whenever flux linked with a coil changes an EMF is induced in that coil E is equal to minus n d phi dt so motoring action और generating action समझ में आया डायरेक्शन ऑफ मोशन मोटर में हम कैसे निकालेंगे लेफ्ट हैंड रूल और
जनरेटर के केस पे राइट हैंड रूल, है ना। सो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या दिखाता है हमको कि जब कभी भी फ्लक्स जो लिंक्ड है उस कॉइल के साथ वो अगर चेंज होगा तब जाके ईएमएफ आएगा। ईएमएफ अगर आपका फ्लक्स लिंक्ड है और वो रुका हुआ है तो ईएमएफ नहीं आएगा। ये सारी बातें हमको पता है। एनीबॉडी हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट और कंफ्यूजन इन दिस? नो सर। नो सर। देखो इसके बेसिक पे मैं अगर और बढ़िया से अभी करना है तो जो ऐप में वीडियोस रखा है उसको भी देख लो एक बार, ठीक है। उसमें भी बहुत बढ़िया से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी हमारे पास क्या है कि हमको ये देखना है अपना टाइम क्या है। अभी देखो अप्रैल का आज 1 है ना। तो मई महीने का 11 तारीख तक आप लोगों का फॉर्म सबमिशन ये पैसा वगैरह ये सारा दिया हुआ है। तो अगर 11 तारीख को खत्म होता है तो जून के फर्स्ट वीक में ही शायद से आपका एग्जाम जून और या फिर जुलाई ऑलरेडी दिया हुआ है एपीएससी ने, जून और जुलाई में एग्जाम होगा। जुलाई तक जाता है तो आपके हाथ में अप्रैल मई जून 3 महीना मिलेगा। और अगर नहीं जाता है और जून में ही एग्जाम हो जाता है तो फिर आपके हाथ में सिर्फ 2 महीना है। हमको बहुत सारा चीज कवर करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड में जाऊंगा। डिटेल्स वीडियोस आपका ऐप में है ऑलरेडी, बहुत सारा वीडियोस है, आप लोग देखो उसको, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। नहीं आता है मेरे से डिस्कस कर सकते हो कभी भी, ठीक है। सो ये बात सबको पता है। मैं आगे बढ़ता हूं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स irrespective of types of rotating machines there are stator and rotor। 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्टेटर, एक होता है रोटर। घूमने का है, उसके बाहर का जो स्टैटिक क्या कहते हैं उसको, कवरिंग है, स्टेटर होगा, अंदर का रोटर रोटेट करेगा, वो सबको पता है। जो दूसरा पॉइंट है वो होता है एक फील्ड कोयल होता है और एक आर्मेचर कोयल होता है। क्योंकि हमको एक कोयल से क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है और एक कोयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ को लाना है। यही तो काम है। 2 कोयल चाहिए अपने को, एक में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और एक में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसको हम बोलेंगे आर्मेचर कोयल, और जिसमें हम लोग सप्लाई करेंगे और जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे उसको हम बोलेंगे फील्ड कोयल। तो 2 कोयल मिलेंगे चाहिए मुझको, एक आर्मेचर कोयल, एक फील्ड कोयल। अब या तो स्टेटर या फिर रोटर, दोनों में से कोई भी एक आपका फील्ड स्ट्रक्चर या फिर आर्मेचर स्ट्रक्चर की तरह काम कर सकता है। सवाल ये है कि हम फील्ड कहां पे लगाएंगे और क्या कहते हैं इसको, आर्मेचर कोयल कहां पे लगाएंगे। फील्ड कोयल को स्टैटिक रखेंगे कि आर्मेचर कोयल को स्टैटिक रखेंगे। सबको समझ में आ रहा है ना मेरी बातें? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। अगर स्पीड मेरा ज्यादा हो जाए, कुछ समझ में ना आए तो बोलना मेरे को, ठीक है। आई विल रिपीट इट। सो या तो स्टेटर या फिर रोटर, दोनों में से कोई भी एक मेरा क्या बन सकता है कि फील्ड कोयल या आर्मेचर कोयल बन सकता है। अब बात आता है कि किस बेसिस पे मैं ये डिसाइड करूं कि मेरा जो रोटर है उसमें मैं फील्ड लगाऊंगा कि स्टेटर है उसमें मैं फील्ड लगाऊंगा। सो इन केस ऑफ डीसी मशीन्स, फील्ड इज स्टैटिक एंड आर्मेचर इज रोटेटिंग। ऐसा क्यों है? टू सपोर्ट कम्यूटेशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने बहुत बार पहले समझाया हुआ है, बहुत सारे वीडियोस में समझाया हुआ है कि क्यों होता है, कैसा होता है। काइंडली गो थ्रू दोस वीडियोस। अभी फिर से ये हम पे खींचेंगे तो ये बहुत लंबा खींचता है ना। तो आप लोग जान लो अभी कि इन केस ऑफ डीसी मशीन्स, फील्ड इज स्टैटिक एंड आर्मेचर इज रोटेटिंग टू सपोर्ट व्हाट, टू सपोर्ट कम्यूटेशन। यहाँ पे हमारा रेस्ट्रिक्शन है। एंड इन केस ऑफ एसी मशीन्स, आइदर फील्ड और आर्मेचर में बी स्टैटिक, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हम क्या प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करते हैं स्टैटिक आर्मेचर एंड रोटेटिंग फील्ड। इन केस ऑफ एसी मशीन में हम क्या प्रेफर करेंगे, रोटेटिंग फील्ड प्रेफर करेंगे। इन केस ऑफ डीसी मशीन
स्टैटिक फील्ड मैंडेटरी है। ये बात समझ में आई सबको? डीसी मशीन में फील्ड को स्टैटिक रखना और आर्मेचर को रोटेटिंग रखना हमारी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि हमको कम्यूटेशन करना है। टेल मी the EMF induced in the coil of a DC machine is of what type? AC or DC? Alternating, sir. Alternating. AC sir. कोई भी कॉयल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो हमेशा ऑल्टरनेटिंग ही होता है। तो कॉयल में अगर ऑल्टरनेटिंग नेचर का आपको ईएमएफ मिल रहा है तो आपको कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा उसको डायरेक्ट करंट बनाने में, यूनिडायरेक्शनल करंट बनाने के लिए, है ना। तो वो कैसे बनाते हैं देखेंगे आगे। In case of AC machines, either field or armature may be static, but we prefer rotating field and static armature. ये क्यों होता है? स्टैटिक आर्मेचर क्यों चाहिए हमको और रोटेटिंग फील्ड क्यों चाहिए, उसके ऊपर भी डिटेल्ड मैंने समझाया हुआ है अपना सिंक्रोनस मशीन में, उसका वीडियो देख लेना, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आपका स्टैटिक आर्मेचर रखोगे तो एसी मशीन हाई वोल्टेज हाई करंट जनरेट करता है, तो जो आपका रोटर होगा वो रोटर हो जाएगा गर्म बहुत ज्यादा। अगर वो बहुत ज्यादा गर्म होता है तो उसको ठंडा करने के लिए जो प्रोसीजर्स आप लगा सकते हो उसके लिए स्टैटिक होगा, तभी बढ़िया से आप कूलिंग कर सकते हो, है ना। तो कूलिंग का एक पॉइंट आएगा। दूसरा, अगर रोटेटिंग मशीन में हाई करंट पास कर रहा है तो जो कंडक्टर्स होंगे उस कंडक्टर का साइज बहुत ज्यादा हो जाएगा, मोटा मोटा कंडक्टर्स लगाने पड़ेंगे, और वो मोटा कंडक्टर होगा तो हेवी होगा, और हेवी कंडक्टर जब आप रोटर में लगाना चाहोगे तो क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, टाइटली, कैसे भी आप उसको टाइट करो, जब वो घूमेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसका बहुत ज्यादा होगा, वो तोड़ के निकल जाएगा, है ना। वेट ज्यादा होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, तो वहां पे हमको परेशानी आएगी। सो बेटर है भाई हम स्टैटिक अगर रखते हैं तो कूलिंग बहुत बढ़िया से हो जाएगा और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि जो फील्ड कॉइल होगा वो फील्ड कॉइल में फील्ड करंट तो बहुत मिनिमम करंट जाता है, छोटा सा करंट जाता है, थोड़ा करंट देने से ही अपना फील्ड बन जाता है ना। तो समझते हैं इस तरीके से, पहले बढ़िया से एक आइडिया ले लेते हैं। सो बोथ स्टेटर और रोटर आर मेड ऑफ व्हाट? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो स्टेटर हो या फिर रोटर हो, दोनों ही किस टाइप के मटेरियल होते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। स्टेटर इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन एंड रोटर इज मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील। स्टेटर किससे बनाते हैं हम लोग? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील देखने से पता चलता है आपको भाई, कास्ट आयरन खुजरेला होता है ना, वो अगर जोर से मारोगे तो टूट जाएगा, और स्टील जो है वो इतना आसानी से नहीं टूटता है ना। Yes sir. पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? Yes sir. अब आते हैं फील्ड कंस्ट्रक्शन में। तो फील्ड कंस्ट्रक्शन में देखो, इन केस ऑफ डीसी मशीन सैलिएंट पोल और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर फील्ड वाइंडिंग्स। फील्ड वाइंडिंग के लिए हम कौन सा पोल यूज करते हैं? सैलिएंट पोल, और जिसको हम बोलते हैं क्या? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। इन केस ऑफ एसी मशीन्स बोथ सैलिएंट एंड नॉन सैलिएंट पोल, और नॉन सैलिएंट पोल को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इज यूज्ड फॉर फील्ड वाइंडिंग्स। हम अभी किसका कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं? फील्ड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो फील्ड के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो डीसी मशीन में हमको क्या चाहिए? सैलिएंट पोल, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, और एसी मशीन में नॉन सैलिएंट पोल या सैलिएंट पोल दोनों ही यूज करते हैं। फॉर हाई स्पीड रोटेटिंग फील्ड ऑलवेज नॉन सैलिएंट पोल
is used due to high mechanical strength. नॉन सेलियंट पोल और सेलियंट पोल पता है आपको? किस किस को नहीं पता है बताओ? नॉन सेलियंट पोल क्या होता है और सेलियंट पोल क्या होता है? নন চেলিয়েন্ট পল সিলিন্ড্ৰিকেল ৰটৰ ইউজ কৰে। চেলিয়েন্ট পল আপোনাৰ এই চিনক্ৰনাছ মটৰ আৰু হাইড্ৰ টাৰ্বাইন ইউজ কৰে। নন চেলিয়েন্ট পল আপোনাৰ টাৰ্বো অল্টাৰনেটৰ ইউজ কৰে। चलो, so for high speed rotating field, always non-salient pole is used due to high mechanical strength. तो high speed rotating machines जब मैं बोल रहा हूँ high speed field, है ना, high speed जैसे कौन सा हो जाएगा? जनरेटर अगर बोलोगे हाई स्पीड जनरेटर, हाइड्रो और थर्मल में बताओ किस में हाई स्पीड जनरेटर रहेगा? हाइड्रो में कि थर्मल में? थर्मल जनरेटर में, है ना। तो थर्मल में जो करते हैं टर्बो जनरेटर, तो उसमें क्या होता है? स्पीड ज्यादा होता है। तो स्पीड अगर ज्यादा है तो फॉर हाई स्पीड रोटेटिंग फील्ड ऑलवेज नॉन सेलिएंट पोल इज यूज्ड ड्यू टू हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एंड फॉर स्टैटिक और लो स्पीड रोटेटिंग फील्ड सेलिएंट पोल इज यूज्ड। ठीक है, next, armature construction. Armature winding is always non-salient type, that is cylindrical, slotted and distributed. ठीक है, so armature winding जो होता है वो non-salient होता है। armature winding आपका salient नहीं यूज करते हैं। armature winding produces armature flux. armature winding produce armature flux that affects the main flux. तो भाई हमको एक चीज पता है कि जब कभी भी किसी भी कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसमें क्या होता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सो आर्मेचर वाइंडिंग जो होगा उसमें जब आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आने से उसमें करंट पास करेगा, और जब करंट पास करेगा तो क्या हो जाएगा? उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो जो आर्मेचर करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और जो आपका मेन फील्ड है, तो दोनों में कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट आएगा ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस आर्मेचर फ्लक्स दैट अफेक्ट्स द मेन फ्लक्स, और इसी को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इस बात को क्लियर करते हैं कि भाई हमारा जो अभी आपने बोला कि सेलिएंट पोल एंड नॉन सेलिएंट पोल, ये सेलिएंट और नॉन सेलिएंट क्या होता है और कैसा दिखता है। तो दिस इज व्हाट यू कैन सी एज सेलिएंट एंड नॉन सेलिएंट। ठीक है, नॉन सेलिएंट और सिलिंड्रिकल में क्या होता है कि एक सिलेंडर ले लो, उसमें कुछ ग्रुप्स काट लो, तो इसको हम बोलते हैं सिलिंड्रिकल और नॉन सेलिएंट। और सेलिएंट में क्या होता है कि एक पोल टाइप एक तो सिलेंडर लिया, उसके ऊपर हमने कॉइल को पेच मार दिया इस तरीके से। और नॉन सेलिएंट को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्लॉटेड रहता है और स्लॉटेड के अंदर हम नॉन सेलिएंट में क्या होता है कि स्लॉटेड या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, स्लॉटेड या इसको क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें एक एक करके हम क्या करेंगे? कुछ कंडक्टर्स को प्लेस करेंगे और फिर उन कंडक्टर्स को पीछे से क्या करेंगे? कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे देखेंगे हम लोग। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो कॉन्सेंट्रिक एंड डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग समझ में आ गया। सेलिएंट नॉन सेलिएंट सिलेंडर पोल समझ में आ गया ना? हाँ सर। अब देखो, अगर सेलिएंट पोल है तो इसमें क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, और सिलिंड्रिकल होगा तो उसमें यूनिफॉर्म एयर गैप। सेलिएंट पोल क्या होता है? वीक मैकेनिकल स्ट्रेंथ। भाई अगर आप ऐसे ही पेच मार के बैठे हो तो क्या होगा? उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगा। तो स्लो मशीन्स के लिए
यहाँ पे देखो, अगर आप बाहर से इस तरीके से अगर आप पेच करके रखते हो तो उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो गया ना। यहाँ पे क्या है, वो स्लॉट के अंदर है और इसमें आप इसको टाइट करके पैकिंग दे सकते हो, सो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो हाई स्पीड मशीन्स के लिए कौन सा सही रहेगा, सेलियन की नॉन सेलियन? हाई स्पीड मशीन्स के लिए कौन सा सही रहेगा मेरा? नॉन सेलियन। नॉन सेलिएंट। नॉन सेलियन, क्योंकि ये घूमेगा तो ये खुल के नहीं आएगा, लेकिन इसमें तो बाहर की तरफ लगा हुआ है और इसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक बोल रहे हैं कि एक ही सेंटर के चारों तरफ ऐसे 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 करके हम लगा दे रहे हैं इसको, है ना? क्लियर? सो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और अगर समझ जाते हो तो फिर याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्या क्या पॉइंट है भाई? सेलियन पोल को में जो वाइंडिंग होता है, क्या वाइंडिंग होता है? कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होता है। नॉन सेलियंट या सिलिंड्रिकल जो पोल होता है उसमें कौन से टाइप का वाइंडिंग होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है। यार गैप, अब यार गैप क्या है? अब पकड़ लो ये मेरा सेलियंट पोल है, तो इसका जो आर्मेचर होगा यहाँ पे इस तरीके से, है ना? तो ये जितना दूर तक जाएगा यहाँ पे, अरे यहाँ पे क्या है, यार गैप जो है वो यार गैप यहाँ पे देखो, यार गैप बढ़ता रहेगा, है ना? तो नॉन यूनिफॉर्म यार गैप मिलेगा। लेकिन अगर सिलिंड्रिकल नॉन सेलियंट या सिलिंड्रिकल की बात करते हैं तो ये चारों तरफ से बराबर है। तो इसमें अगर ऐसा करके आप एक स्टेटर बनाओ, ये अगर अंदर की तरफ है तो इसके चारों तरफ क्या होगा, बराबर का यार गैप मिलेगा आपको। क्लियर? सो नॉन यूनिफॉर्म यार गैप किस में मिलेगा? सेलियंट पोल में। यूनिफॉर्म यार गैप किस में मिलेगा? नॉन सेलियंट में। मैकेनिकल स्ट्रेंथ दोनों का समझ में आ गया, वो तो देखने से ही पता चल जाएगा अभी आपको। Salient pole is used for static और low speed winding. डेफिनेटली अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है तो फिर लो स्पीड वाइंडिंग के लिए सही है आपका। और नॉन सेलियंट इज यूज्ड फॉर बोथ रोटेटिंग एंड स्टैटिक। नॉन सेलियंट तो आप लो स्पीड के लिए भी यूज कर सकते हो और हाई स्पीड के लिए भी यूज कर सकते हो, है ना? उसमें दिक्कत नहीं है मुझको। So used in both AC and DC machines for field windings. DC मशीन में यूज करते हैं किसके लिए? फील्ड वाइंडिंग में, है ना? AC मशीन में फॉर फील्ड वाइंडिंग्स सेलियंट पोल यूज किया जाता है। Used in AC machines and not in DC machines for field windings. आप नॉन सेलियंट पोल डीसी मशीन में फील्ड वाइंडिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हो, आर्मेचर वाइंडिंग के लिए यूज करेंगे, है ना? डीसी मशीन में आर्मेचर के लिए नॉन सेलियंट यूज करेंगे, लेकिन फील्ड के लिए हमेशा सेलियंट या फिर कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग ही यूज करेंगे डीसी में। क्लियर? प्रेफर्ड फॉर लो स्पीड 100 to 1500 आरपीएम। इतना अगर आरपीएम है तो उसमें आर्मेचर वाइंडिंग्स के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे लो स्पीड मशीन्स में। प्रेफर्ड फॉर हाई स्पीड आर्मेचर वाइंडिंग। Salient pole rotors are mostly used in hydropower plants and non-salient poles are mostly used in your thermal power plants. दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया? दो चीज है यहाँ पे, एक आपको समझना पड़ेगा, दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा कि दोनों का डिफरेंस याद रहे, क्योंकि आपका जो एमसीक्यूज आएंगे उसमें उस जब आपको पूछेगा कि भाई यार गैप कम है ज्यादा है क्या हो रहा है, तो आपका दिमाग में ये पिक्चर जो है वो पिक्चर आ जाना चाहिए कि सेलियंट क्या है
नॉन सेलियंट क्या है, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली उसका आंसर निकाल सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है? नहीं है यहाँ पे। सो डीसी मशीन्स में चलते हैं भाई। कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आएगा? एक मशीन आपको, अगर आप एक डीसी मशीन बनाने जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीज चाहिए? सबसे पहले फील्ड पोल्स है। फील्ड पोल्स क्या क्या होता है? ये इवन नंबर सेलियंट पोल्स होते हैं। फील्ड पोल्स आर इवन नंबर सेलियंट पोल्स। पोल्स आर बोल्टेड टू द यॉक। यॉक क्या है बताओ? यॉक किसको बोलते हैं? Outer covering. Outer cover. आउटर कवरिंग। जो स्ट्रक्चर है आपका, जो स्टैटिक स्ट्रक्चर है, स्टेटर है मेरा, वो यॉक की तरह काम करता है। तो पोल्स आर बोल्टेड टू द यॉक। यॉक के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं? बोल्टेड। यॉक आर मेड ऑफ कास्ट आयरन और स्टील लेमिनेशंस। यॉक को कास्ट आयरन देने का क्या मकसद है हमारा? यॉक क्या काम करेगा? उसमें कास्ट आयरन क्यों यूज करते हैं बताओ? Resistance বেশি স্যার। अच्छा, গরম तो নহয় क्या স্যার होगा? বেশি ইমান হওয়ার যাতে মেকানিক্যাল স্ট্রেংথ হবে না। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों चाहिए उसमें? मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको क्या मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए? reduce आउटर the कवर है, losses, loss reduce করবে। लॉस रिड्यूस करेगा काम। इसका मेजर काम क्या है? मेजर काम है कि भाई जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, वो फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक रिटर्न पाथ देना। ठीक है? जो आउटर कवर होगा वो प्रोटेक्टिव कवर होगा, प्रोटेक्टिव लेयर होगा। उसके अंदर आपका रोटर घूम रहा है, सारे केबल्स वगैरह, वाइंडिंग्स वगैरह अंदर की तरफ है। तो बाहर से मजबूत हो और जो आपका रिटर्न पाथ हो मैग्नेटिक फील्ड का, वो रिटर्न पाथ दे। समझेंगे अभी, नजर आएगा वो देखेंगे तो। सो नंबर ऑफ पोल्स डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड करंट पर ब्रश आर्म। आप लोगों को पता है कि हम लोग ब्रश लगाते हैं, है ना, करंट को निकालने के लिए। तो करंट पर ब्रश आर्म, उसके ऊपर लोअर लिमिट एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर हायर लिमिट, अपर लिमिट डिपेंड करता है। नंबर ऑफ पोल्स कितना होगा एक मशीन में, वो डिपेंड करता है किस पे? फ्रीक्वेंसी पे और करंट पर ब्रश आर्म पे। सो फील्ड पोल्स क्या, किस टाइप का फील्ड पोल्स होगा डीसी मशीन में? सेलियंट पोल होगा। जो पोल्स होंगे वो स्ट्रक्चर के साथ, जो आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके साथ आपको क्या करना है? अटैच करना है। कैसे करोगे? बोल्ट से करोगे। जो यक होगा वो किस टाइप का मटेरियल से बनेगा? वो कास्ट आयरन या फिर स्टील से बनेगा, है ना। तो कास्ट आयरन जो होता है और जो आपका इलेक्ट्रिकल स्टील होता है, उसमें क्या अंतर है? एनीबॉडी? कास्ट आयरन में और इलेक्ट्रिकल स्टील में क्या अंतर है? कास्ट आयरन रॉ मैग्नेटिक हो सकता है और सिलिकॉन स्टील आपका डायमैग्नेटिक। अच्छा, और क्या डिफरेंस है? सर अभी तो आपने बताया था मैकेनिकल स्ट्रेंथ सर। हाँ, तो स्टील का मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है ना। कास्ट आयरन जो बनता है ना, उसमें कार्बन का परसेंटेज ज्यादा रहता है। आयरन के साथ हम क्या मिलाते हैं? कार्बन को मिलाते हैं, ठीक है। और जो स्टील बनता है उसमें आप कुछ इम्प्योरिटी ऐड करते हो, जैसे सिलिकॉन हो गया, मैंगानीज हो गया, उस टाइप के। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिकल स्टील को, और क्या बोलते हैं? सिलिकॉन स्टील बोलते हो ना। सिलिकॉन स्टील मतलब आप आयरन के साथ कार्बन तो मिलाना ही है, लेकिन कार्बन का परसेंटेज थोड़ा और कम कर दिए और उसमें और क्या मिला दिए? सिलिकॉन को डाल दिए। उसका इफेक्ट क्या आता है वो बताएंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उसमें सिलिकॉन देने से वो उसका क्या हो जाएगा? आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो सिलिकॉन स्टील हम बोलेंगे उसको।
ठीक है, आते हैं। अब देखो फील्ड वाइंडिंग्स जो होगा वो किस टाइप का होना चाहिए, स्टैटिक कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग्स, हाँ सॉरी, सो फील्ड पोल्स तो समझ गए, सेलियन पोल हो गए। अब फील्ड वाइंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग होगा जो डीसी एक्साइटेशन करंट को पास करेगा अपने अंदर से। तो डेफिनेटली वो किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए, फील्ड वाइंडिंग का मटेरियल जो होगा वो किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए, क्या मटेरियल यूज कर सकते हैं? कास्ट आयरन सर। ओए फील्ड वाइंडिंग बोल रहा हूँ, वाइंडिंग। कॉपर। हाँ कॉपर यूज करेंगे, है ना। आपका ये रहा आपका फील्ड पोल, ये बन गया पोल, और इसके ऊपर हमने जो लगा दिया ये हो गया मेरा पोल शू। ठीक है, ये मेरा पोल हो गया और ये हो गया मेरा पोल शू। इसको क्या बोलते हैं, पोल शू बोलेंगे, ताकि हमको एरिया ज्यादा मिल जाए, इसलिए पोल शू लगा दिए। अब इसके ऊपर आप क्या कनेक्ट कर रहे हो, फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हो, है ना। तो फील्ड वाइंडिंग जो होगा वो फील्ड वाइंडिंग का मटेरियल क्या होना चाहिए, कॉपर होना चाहिए। और जो ये कोर है ना पोल का, ये किस मटेरियल का होगा, दैट कैन बी योर कास्ट आयरन। क्लियर। सो जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्टेड इन सच ए वे दैट एडजेसेंट पोल्स हैव ऑपोजिट पोलैरिटी। किस टाइप का पोलैरिटी होना चाहिए, एडजेसेंट पोल में ऑपोजिट पोलैरिटी हो। The flux produced in the field winding passes through the pole pieces, air gap and armature and the yaw. Most of the EMF is required to set up the flux in air gap as all other have high permeability. अब देखेंगे इस चीज को, अरे यार क्या हो रहा है, ये रहा, यहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज है। ये जो है पहले आप समझो, दिस इज माई यॉक स्ट्रक्चर, है ना, स्टेटर है। ये स्टैटिक रहेगा, किस मटेरियल से बनेगा, कास्ट आयरन से बनेगा। उसके अंदर मैंने एक रोटर रख दिया, और रोटर किस टाइप का है, ये वाला रोटर बताओ जो दिख रहा है, नॉन सेलिएंट है ना। इसमें जो वाइंडिंग लगेंगे किस टाइप के वाइंडिंग लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग लगेंगे, वेरी गुड। अब रोटर होगा सो रोटेटिंग, उसका एक एक जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम बोलेंगे टूथ, और जो ग्रुप काटा हुआ है उसको हम बोलेंगे स्लॉट। उस स्लॉट में हम लोग कंडक्टर को प्लेस करेंगे और फिर उस कंडक्टर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके कॉइल बनाएंगे। इस टाइप से कंडक्टर में क्या प्लेस करेंगे, स्लॉट्स में, हर एक स्लॉट में क्या करेंगे, कुछ कंडक्टर्स को प्लेस करेंगे और एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के साथ लिंक करेंगे। देखेंगे कैसे करना। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये हो गया मेरा पोल, है ना, फील्ड पोल। और फील्ड पोल के ऊपर क्या लगाएंगे हम लोग, वाइंडिंग लगाएंगे। ये किस टाइप का वाइंडिंग लगेगा, इसमें किस टाइप का वाइंडिंग लगेगा, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग। यस एग्जैक्टली, ये कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग हमने लगा दिया। अब देखो यहाँ से जब ये रोटर अगर घूमेगा, है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या दिख रहा है मेरे को, एयर गैप, क्या यूनिफॉर्म एयर गैप दिख रहा है क्या, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। तो ये क्या दिख रहा है मुझको, नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप दिख रहा है। दिख रहा है सबको नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप। यस सर। उस नॉन यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, और ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, सेलिएंट पोल, नॉन सेलिएंट पोल। उस यार गैप को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए हम क्या लगा देंगे, ताकि एरिया भी बढ़ जाए, उसके लिए हम लगाएंगे पोल शो। समझ में आ रहा है, पोल शो लगा दिए यहाँ पे।
यहां तक क्लियर हो गया? अब इसमें देखो, हमने क्या थोड़ा देर पहले क्या बताया था कि जो एडजेसेंट पोल होंगे उसमें इस तरीके से हमको वाइंडिंग लगाना है ताकि किस टाइप का पोल बने, ऑपोजिट पोलैरिटी मिले एक एक पोल को, है ना, ऑपोजिट पोलैरिटी मिले। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं करंट इस डायरेक्शन से जाता है, करंट का डायरेक्शन क्या दिया, ऐसे, तो कोई बताएगा मुझको कि कौन सा पोल नॉर्थ होगा और कौन सा साउथ होगा? नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, ऊपर वाला क्या बनेगा, नीचे वाला क्या बनेगा? नीचे वाला नॉर्थ पोल, ऊपर वाला साउथ पोल। नीचे वाला नॉर्थ पोल, ऊपर वाला साउथ पोल। चलो ठीक है, देखते हैं कि किस तरीके से हम इस चीज को समझेंगे। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा रूल यूज करेंगे? नॉर्थ पोल बना, साउथ पोल बना, कैसे देखे हुए? तो राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अगर आप अपने फिंगर कर्ल को कॉइल के डायरेक्शन पे, करंट के डायरेक्शन पे रखते हो, तो जो आपका थंब होगा वो फील्ड का डायरेक्शन देगा, है ना। करंट के डायरेक्शन में कर्ल को रखो कि कौन सा हाथ का, राइट हैंड का। समझ में आ रहा है, सबको दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो अपना राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करो, तो जो थंब है वो थंब नीचे तरफ आया, तो ये नीचे तरफ क्या हो गया, मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिला मेरे को, ठीक है। अब नीचे वाले कॉइल में देखो, नीचे वाले कॉइल में किधर है, नीचे तरफ है, तो इस तरीके से जा रहा है। फील्ड का डायरेक्शन समझ में आ गया, कैसे पकड़ेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। तो जो क्या कहते हैं इसको, आयरन का वो हिस्सा, नॉर्थ पोल किसको हम बोलते हैं, नॉर्थ पोल वो वाला हिस्सा होता है मैग्नेट का या फिर उस मेटल का जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, निकल के आते हैं, है ना। मेटल से मतलब आयरन से, लोहे से, के जिस हिस्से से आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हवा में निकल के आएगा, उस हिस्से को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे। तो आपका यहाँ पे कहाँ से दिख रहा है, कौन सा पार्ट से मेरा फ्लक्स निकल रहा है, तो फ्लक्स मेरा ऊपर वाला पोल से निकल रहा है ना, और नीचे वाले पोल में के अंदर जा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ पोल, दिस इज माय नॉर्थ पोल। और नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। क्लियर? স্যার স্যার বুঝি না পালো এই বস্তুটা এবার কই বুঝি দাও। না পালা, আঁকো কই আসো। सी, ये रहा मेरा कोयल। अब कोयल में मैंने एक डायरेक्शन पे करंट पास करा दिया। अब जब करंट पास हो गया तो उस कोयल में आप जिस डायरेक्शन पे करंट जा रहा है उस डायरेक्शन पे क्या रखेंगे, अपना राइट हैंड का थंब रखेंगे। जब थंब रखोगे, जिधर थंब होगा उधर से ही आपका क्या निकल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। जिधर थंब होगा फ्लक्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है। सो नीचे वाले में किधर है, इस तरफ है, डाउनवर्ड्स, दोनों में डाउनवर्ड्स दिखा मेरे को, है ना। अब बात आती है कि ठीक है, मुझको मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन तो पता चल गया, अब पोलैरिटी कैसे पता करूं कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। सो मैग्नेट का उस हिस्से को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं जिस हिस्से से क्या होता है, पकड़ लो ये मेरा बार मैग्नेट है। अगर मैं बोलता हूं कि दिस इज माय नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल का डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन वही है ना कि जहां से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल के आएगा, और साउथ पोल उस हिस्से को बोलेंगे जहां पे आके मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड होगा। तो एंड तो होता नहीं है, ये क्या होगा, ये अंदर से इस तरीके से सर्कल बनाएगा, इस तरीके से एक क्लोज पाथ बनाएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में इस तरीके से एक
क्लोज्ड पाथ बनाएगा, है ना। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो किसी भी मेटल का या फिर किसी भी मैग्नेट का उस हिस्से को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं जहां से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स हवा में निकल रहा है, और उस हिस्से को साउथ पोल बोलते हैं जहां पे आके मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है, एयर से मेटल में घुस रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा हम मशीन्स में बहुत बार यूज करने वाले हैं, इस चीज को समझ लेना। यहाँ पे किसी को समझ में ना आए तो बोलो कि मेटल का उस हिस्से को हम नॉर्थ पोल, ये याद रख लो, मेटल के उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल बोलते हैं, जहां पे क्या होता है, जहां से क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कम आउट। ये नॉर्थ पोल का डेफिनेशन ही यही है, फ्रॉम व्हिच पॉइंट मैग्नेटिक फ्लक्स आर कमिंग आउट। और मैग्नेटिक फ्लक्स जहां पे जाके एंड होता है या फिर मेटल में आके घुस जाता है हवा से, उस पॉइंट को हम बोलते हैं साउथ पोल। अभी क्लियर हुआ? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये मेरा मेटल है और यहाँ से हवा में कहां से आ रहा है, इस पोल से निकल के आ रहा है मेरा लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो हम इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल बोलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा मेटल है और मेटल में हवा से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा साउथ पोल। सही, अभी क्लियर हुआ? यस सर, यस। सो भाई नॉर्थ पोल हमने आइडेंटिफाई कर लिया। कैसे कर लिया? राइट हैंड थंब रूल से आइडेंटिफाई किया। कहीं पे भी कोई कॉइल मिल गया, कॉइल में करंट जा रहा है, उस करंट का अगर कॉइल है तो करंट के डायरेक्शन पे अपना राइट हैंड का कर्ल को रख दो। जो थंब का डायरेक्शन होगा वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन मिल गया तो अगर मेटल से जिधर से निकल रहा है वो वाला पार्ट हो जाएगा नॉर्थ पोल, और जहां से जाके घुस रहा है वो वाला पार्ट हो जाएगा साउथ पोल। तो अगर नॉर्थ पोल से निकल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स और साउथ पोल पे जा रहा है, बीच में किसको कट कर रहा है, बीच में ये अपना रोटर को और रोटर के कंडक्टर्स को कट करके मैग्नेटिक फ्लक्स जा रहा है ना, इस तरीके से। सो अगर लाइंस ऑफ फोर्स निकलता है तो वो एंड तो होगा ना, एंड मतलब क्या, आके फिर से घुसेगा, उसको क्लोज पाथ चाहिए। जिस तरीके से हमारे करंट को एक क्लोज्ड पाथ चाहिए फ्लो करने के लिए, उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स को भी क्या चाहिए, एक क्लोज्ड पाथ चाहिए। समझ में आया बात? पकड़ लो, अगर ये मेरा बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, तो लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा वो लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से निकलेगा और साउथ पोल में आके एंड हो जाएगा। तो किसी भी बार मैग्नेट पे नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में आके मेरा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड होता है ना, इस तरीके से, इस डायरेक्शन से। अब अंदर में साउथ पोल टू नॉर्थ पोल फ्लो करता है। फ्लक्स कैसे मूव करता है? किसी भी बार मैग्नेट के अंदर अगर आप देखोगे तो वो कैसे जाएगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है जैसे हमने बैटरी के केस पे लिया था, करंट के केस पे। अगर ये मेरा बैटरी का एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, और अगर आप यहाँ पे एक लोड लगाते हो, कनेक्ट करते हो, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, पकड़ लो, ये मेरा रेजिस्टेंस है, इसमें ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मुझको। सपोज दिस इज माई रेजिस्टेंस, है ना, तो ये रेजिस्टेंस है। तो करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, करंट का डायरेक्शन आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में आएगा, लेकिन इनसाइड द बैटरी क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ करंट पास करेगी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स में क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, इसको पॉजिटिव पकड़ लो, और साउथ पोल में आके घुस रहा है, नेगेटिव टर्मिनल हो गया आपका बैटरी का, और इसके अंदर जो है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ फ्लक्स मूव कर रहा है।
आई होप अभी पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा इलेक्ट्रिक सर्किट कहीं पे कटा हुआ है और उसको रिटर्न पाथ नहीं मिल रहा है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को भी अगर पाथ ना मिले, पकड़ लो यहाँ पे अगर हाई क्या कहते हैं इसको, रिलक्टेंस पाथ हो जाए तो मैग्नेटिक फ्लक्स पास ही नहीं करेगा उसके अंदर, है ना, पास नहीं कर पाएगा। सो लो रिलक्टेंस पाथ मतलब हाई परमिएबिलिटी पाथ के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है। सो नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में गया और फिर रिटर्न हो गया। अब ये रिटर्न जो हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, देखो यहाँ पे ये मेरा यॉक के थ्रू हो रहा है ना, ये मेरा यस सर। यॉक के थ्रू हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कास्ट आयरन यूज करते हैं ताकि हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या दे सके, एक लो रिलक्टेंस पाथ या फिर हाई परमिएबिलिटी पाथ दे सके। इजीली वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फिर से लौट जाए अपनी जगह पे। नॉर्थ पोल से निकला, साउथ पोल हुआ, फिर से वो लौट गया नॉर्थ पोल में। तो एक क्लोज पाथ चाहिए इसको। नाउ इट इज वेरी क्लियर। यस सर। यस सर। और ये जो एडजेसेंट पोल है वो मस्ट हैव ऑपोजिट पोलैरिटी। इन दोनों में हमको ऑपोजिट पोलैरिटी ही चाहिए, ठीक है। স্যার কোশ্চেন এটা আছিলে হয় কোৱা। স্যার 4টা পোল হলে স্যার কেনেকুৱাকৈ ৰাখিম পোল हाँ, পোল কেইটা নৰ্থ পোল সাউথ পোল? अगर तुम्हारा कहना ये है कि अगर 4 पोल हो गया, हाँ सर। ये वाला यहाँ पे देखो, ये है ना 4 पोल। तो अगर मैं 4 पोल यूज करता हूं तो इस तरीके से आपको वाइंडिंग लगाना है, इस तरीके से आपको वाइंडिंग लगाना है ताकि क्या हो, एडजेसेंट पोल जो हो वो क्या होना चाहिए, मुझको मेरा ऑपोजिट पोलैरिटी होना चाहिए, ऑपोजिट पोलैरिटी होना चाहिए। तो ये वाइंडिंग करना किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है ना। तो इस वाइंडिंग को हम इस तरीके से पेच करेंगे कि देखो हम आप लोगों को बोला था कि बेसिक का जो वीडियोस है उसको देख लेना जो ऐप में है ना। सो उसमें बहुत बार हमने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे फिर से एक बार देखो, अगर मेरा एक कॉइल है कोर में लगा हुआ है तो उसका जो पेच दे रहे हो उसका डायरेक्शन मैटर करता है कि करंट किस डायरेक्शन से जा रहा है, उसी के हिसाब से मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन बनेगा, है ना। सो यहाँ पे पकड़ लो, ये हो गया मेरा करंट का डायरेक्शन। तो ये कौन सा पोल बनेगा, देखो करंट के डायरेक्शन पे क्या रखना है, राइट हैंड का कर्ल को रखना है। तो थंब किधर जा रहा है, ऊपर तरफ। तो फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर तरफ होगा। हाँ सर। फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर तरफ है ना। अगर फ्लक्स का डायरेक्शन ऊपर तरफ है तो ये कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल। साउथ पोल बनेगा, क्योंकि ये हवा से क्या हो रहा है, इसके अंदर जाके फ्लक्स घुस रहा है। तो ये बन जाएगा मेरा साउथ पोल। क्लियर हो गया मेरे को। तो साउथ पोल अगर वो बनता है तो यहाँ पे मेरे को नॉर्थ पोल चाहिए, है ना। एडजेसेंट पोल क्या होना चाहिए, ऑपोजिट पोलैरिटी होना चाहिए। तो अगर वो साउथ पोल बनता है तो यहाँ पे मुझको नॉर्थ पोल चाहिए, मतलब इधर से फ्लक्स निकलना पड़ेगा। और अगर इधर से फ्लक्स निकालना है तो इसका करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, ऊपर तरफ, है कि नहीं भाई। अगर करंट तभी तो आपका फ्लक्स इससे निकलेगा और उसमें जाके घुसेगा। तो ऑपोजिट पोलैरिटी, उसको जब आप वाइंडिंग करोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये तो एक ही तार है ना, ये जो निकला है ये तो एक ही फील्ड वाइंडिंग इसी को तो बोल रहे हैं। ये फील्ड का कॉइल है, तो वो कॉइल यहाँ पे आपने पेच किया, फिर यहाँ से उठा के फिर इस पे ऐसे लेके गए। अगर मैं उसका कनेक्शन इसके साथ कर देता है ऐसे, इस तरीके से, तो देखो करंट का डायरेक्शन क्या होता। करंट मेरा ऐसे आता और इस तार से ऐसे निकल जाता, फिर उधर से घूम के फिर से इससे ऐसे निकल जाता। तो क्या हो जाता, ये भी मेरा
साउथ पोल ही बन जाता, है ना, ये भी मेरा साउथ पोल बन जाता, तो फिर नहीं होता मैं, तो यहाँ पे वैसा दिक्कत आ जाती मेरे को। इसीलिए हमको जब वाइंडिंग करते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ऑपोजिट इस तरीके से वाइंडिंग करे कि ये जो तार यहाँ से घूम के ऐसे तार निकल के आया और फिर इसको हमने इसके साथ कनेक्ट किया और इधर से ऐसे घुमा के इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, सो दैट कि उसका ऑपोजिट जो एडजेसेंट पोल है वो क्या बन जाए, नॉर्थ पोल बन जाए। एक साउथ पोल बना तो दूसरा नॉर्थ पोल बना। क्लियर? क्लियर सर। ओके, सो अगर ये नॉर्थ पोल है तो नेक्स्ट वाला क्या बनना चाहिए, साउथ पोल बनना चाहिए। साउथ पोल। हाँ, साउथ पोल बनेगा तो फ्लक्स क्या होगा इसमें, इस तरीके से हवा से मेटल के अंदर आना चाहिए, है ना। तो ऐसे होगा तो इसका करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, एक मिनट में अब फोन करेगा। हाँ ठीक है, अभी समझ में आ गया सबको। यस सर। तो नेक्स्ट Yes, वाला sir. क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, है ना। तो मतलब नेक्स्ट जो पोल होगा ये नॉर्थ पोल बनेगा। सो नॉर्थ पोल बनेगा तो मेटल से हवा में फ्लक्स निकल के आना है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन से होगा तो फ्लक्स निकल के आएगा। अब बताओ मेरे को क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सर और क्वेश्चन था बोलो। আৰু ডিচি মেচিন জেনেৰেটৰ আৰু মটৰ দুইটাতে মানে কাৰেণ্টটো চাপ্লাই দিবই লাগিব চ'ৰ্চ হিচাপে, এইটো বেটেৰী লগাম নেকি ছাৰ? কি বুঝা নাই মই। ছাৰ যিটো এইটো ডিচি মেচিন আপোনাৰ জেনেৰেটৰ আৰু মটৰ দুইটাৰ কাৰণে হয়, গোটেই হেৰিটো ফিগাৰটো। হয় হয়। এইটো আপোনাৰ চ'ৰ্চটো মানে কাৰেণ্টটো দিবতো লাগিবই, জেনেৰেটৰ হওক বা মটৰ হওক, বেটেৰী ইউজ কৰিম নেকি ছাৰ? সেইটোত আহি আছো ৰবা, সেইটো আমাৰ এক্সাইটেশনত তুমি এক্সাইটেশনৰ কথা পাতি আছা, ठीक है। तो वो एक्साइटेशन कैसे करते हैं देखेंगे। पहले तो ये चीज समझ में आया कि वाइंडिंग्स किस तरीके से लगाना है, सेलियंट पोल हमको समझ में आ गया, फील्ड वाइंडिंग समझ में आ गया, आया कि नहीं आया? यस सर, आया सर। ठीक है, फिर आगे चलते हैं एक बार जहां से आ गए थे स्किप करके, अब बात करेंगे तो समझ में आएगा। देखो अभी फील्ड पोल्स, अभी हमने फील्ड पोल समझ लिया कि क्या क्या होता है। फील्ड पोल्स वो कितने नंबर का होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, एक नॉर्थ होगा तो एक साउथ होगा। फिर पोल्स आर बोल्टेड टू द यॉक, आपने देखा अभी अभी जो रेड कलर का सर्कल था उसके साथ किस तरीके से कनेक्टेड था, यॉक के साथ बोल्टेड था। यॉक किस टाइप का मटेरियल से बनना चाहिए, वो कास्ट आयरन से बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको लो रिलक्टेंस पाथ चाहिए, रिलक्टेंस हाई हो जाएगा, अगर रिलक्टेंस ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मूव पास कराने के लिए जो एक्साइटेशन करंट हमको देना पड़ेगा, एक्साइटेशन करंट हाई करना पड़ेगा, नहीं तो अगर हाई रिलक्टेंस पाथ होगा तो, है ना। तो लो रिलक्टेंस पाथ चाहिए, हाई परमिएबिलिटी पाथ चाहिए, सो दैट जो फ्लक्स है वो आसानी से रिटर्न पाथ मिल जाए। तो वो रिटर्न पाथ कौन देता है, यॉक रिटर्न पाथ देता है। नंबर ऑफ पोल्स डिपेंड ऑन अपर नंबर ऑफ पोल्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अपर लिमिट जो होता है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्स आप कितना लगा सकते हो, वो डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे।
और जो लोअर लिमिट है कि एकदम मिनिमम कितना नंबर ऑफ पोल्स होगा, दैट विल डिपेंड ऑन करंट पर ब्रश आर्म, कि कितना करंट आप उस मशीन से निकाल रहे हो। ठीक है, इस चीज को तब समझ में आएगा जब हम लोग इसका लॉसेस वगैरह देख लेंगे, तो इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं फिर से कि क्यों अपर लिमिट और क्यों लोअर लिमिट में बोल रहा हूँ। अभी सिर्फ नोट करके रखो। तो नंबर ऑफ पोल्स कितना होगा, दैट विल बी डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है बताओ? नंबर ऑफ पोल्स सर। नहीं, लॉस बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी अगर हाई होगा तो लॉस, आपका कोर लॉस ज्यादा होगा, है ना। जो एडी करंट लॉस है, हिस्टेरिसिस लॉस है, वो ज्यादा हो जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी, इसीलिए जितना नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा लॉस बढ़ेगा। इसीलिए अपर लिमिट जो है ना नंबर ऑफ पोल्स का, वो लिमिट करता है क्या, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज द लिमिटिंग फैक्टर। समझ में आ रहा है? अरे यार, तुम्हारा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, एक ये नॉर्थ पोल हो गया तो एक साउथ पोल हो गया, फिर एक नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल हो जाएगा। एक नॉर्थ पोल से एक साउथ पोल में जब एक कंडक्टर मूव करेगा तो इसका एक कंप्लीट साइकिल बनेगा कि नहीं बनेगा? यहाँ से यहाँ तक आने से ही इसका कंप्लीट साइकिल बन जाएगा, है ना। 360 डिग्री हो जाएगा उसको इलेक्ट्रिकली। ये बात क्लियर है? हाँ सर। एक साइकिल जो होगा, वो साइकिल कैसे कंप्लीट हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल से गया साउथ पोल में गया, खत्म। तो अगर आपका नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होगा तो ये ज्यादा पास पास आएगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके बीच में जो मैकेनिकल स्पेस गैप होगा, वो स्पेस गैप कम हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स होगा उतना फ्रीक्वेंसी आपका क्या होगा, हाई होगा, है ना। और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आपका जो हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉस होगा वो बढ़ेगा, उसमें आएंगे। क्लियर? यस। और करंट पर ब्रश आर्म क्या करेगा, लोअर लिमिट को, कि जो नंबर ऑफ पोल्स, कितना मिनिमम नंबर ऑफ पोल्स रख सकते हैं उसको लिमिट करेगा कौन, करंट पर ब्रश आर्म। ये समझेंगे, आगे चल के समझेंगे, ऑपरेशन समझेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया भाई। अभी देखो फील्ड वाइंडिंग्स, तो फील्ड पोल्स समझ में आ गया। फील्ड पोल्स के बाद आते हैं फील्ड वाइंडिंग में। फील्ड वाइंडिंग में क्या देखा हमने कि डीसी मशीन में हम क्या लगाते हैं, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग लगाते हैं। और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग कौन सा करंट को लेके जाता है, डीसी एक्साइटेशन करंट को लेके जाता है ना। तो डीसी एक्साइटेशन करंट से हम लोग क्या करते हैं, फील्ड को जनरेट करते हैं, एक्साइट करते हैं मशीन को। अब डीसी एक्साइटेशन करंट, जैसे अभी अभी किसका सवाल था ये, उज्जवल ना कौन पूछा कि बैटरी लगाना पड़ेगा ना क्या, उज्जवल असलानी का। अच्छा। हाँ, सो अगर आप डीसी एक्साइटेशन करंट की बात करते हो तो देखो वो एक डीसी जनरेटर से भी ले सकते हो, एक सेपरेट जनरेटर से ले सकते हो, या फिर आप एक बैटरी लगा के भी ले सकते हो, है ना। यस सर। लेकिन आपको एक्साइटेशन करंट चाहिए, हो सकता है उसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा वो सेल्फ स्टार्टिंग होगा कि नहीं होगा, आएंगे। सो connected in such a way that adjacent poles have opposite polarity। अब एक एक पॉइंट पूरा क्लियर है कि उसमें हम ऐसे कनेक्ट करेंगे फील्ड वाइंडिंग को ताकि ऑपोजिट पोल्स जो वो ऑपोजिट पोलैरिटी में रहे। The flux produced in the winding passes through pole pieces, the air gap, armature and the yoke, है ना। जो फ्लक्स बनता है हमने अभी देखा है, जो फ्लक्स बना मेरा वो कहां से गया, सबसे पहले वो पोल पीस में से पास हुआ, पोल शू में पास हुआ, उसके बाद एयर गैप मिला उसको, उसके बाद आर्मेचर का वाइंडिंग मिला, आर्मेचर का वाइंडिंग के बाद यॉक से रिटर्न हो गया वो, है ना।
most of the MMF is required to set up flux in the air gap as all other have high permeability. So हाई परमेबिलिटी, क्योंकि ऑल अदर मतलब क्या है, जो मेरा पोल बना, मेरा पोल शू है, या फिर जो मेरा रोटर है, वो सारे क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बने हुए हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मतलब क्या है, हाई परमिएबिलिटी, लो रिलक्टेंस पाथ देखते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराता है। लेकिन जो बीच का एयर गैप है, जो एयर गैप है, वहां पे क्या मिलता है मुझको, हाई रिलक्टेंस। तो जो एमएमएफ हम बनाते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, वो किस लिए लगता है? सो मोस्ट ऑफ द एमएमएफ इज रिक्वायर्ड टू सेट अप फ्लक्स इन द एयर गैप, क्योंकि वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है फ्लक्स का, है ना। तो फ्लक्स को बनाने के लिए मुझको ज्यादा एक्साइटेशन करंट कहाँ किसके लिए देना पड़ रहा है, उस एयर गैप के लिए देना पड़ रहा है। बाकी जगह पे तो ऐसे ही आसानी से पास हो जाता है। समझ में आया ये बात? Yes, sir. Okay. So most of the MMF is required to set up flux in the air gap as all other have high permeability. Practical DC machines have 0.5 to 1.5 mm of air gap. तो जो DC machines हम बनाते हैं, मोटर बोलो, जनरेटर बोलो, उसमें जो रोटर और स्टेटर, मतलब जो आपका पोल पीस है, पोल शू है, उसमें, और जो आपका स्टेट क्या कहते हैं इसको, रोटर है, उसके बीच में कितने का एयर गैप होता है? 0.5 से 1.5 mm का एयर गैप हम रखते हैं। तो एयर गैप रखना हमारी मजबूरी है ना। क्यों मजबूरी है? अगर एयर गैप नहीं होगा वहां पे तो क्या हो जाएगा, मेटल टू मेटल घिस जाएगा, है ना। रोटर जब रोटेट करेगा तो वो घिस जाएगा, इसीलिए उसके बीच पे क्या करना पड़ता है, एयर गैप रखना पड़ता है, जितना मिनिमम हो सके। 0.5 mm, सोच रहे हो, एकदम कम। वो एयर गैप अगर बढ़ जाएगा तो वहां पे रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, रिलक्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पास नहीं कर पाएगा। एम आई क्लियर? Yes, यस sir. सर। नेक्स्ट इज योर आर्मेचर कोर। अब आते हैं आर्मेचर पे। ये हो गया मेरा फील्ड सेटअप। आर्मेचर कोर इज मेड अप ऑफ थिक सॉफ्ट आयरन ऑफ सिलिकॉन स्टील। ये लेमिनेटेड होते हैं। जो आर्मेचर होता है वो किस चीज से बना होता है? सिलिकॉन स्टील से। और जो आपका कोर यॉक होता है वो किससे बना होता है? कास्ट आयरन से। क्यों सिलिकॉन स्टील हम लोग यूज नहीं करते हैं स्ट्रक्चर पे, यॉक पे? To eliminate losses. हाँ, Eliminate losses. পারমিএবিলিটির কারণে কি স্যার? নহয় পার্মিয়াবিলিটি তো আমি তো রোটরত ইউজ কৰি আছো, রোটৰৰ ফালে যাবই ন। এডি কাৰেণ্ট লছ মিনিমাইজ কৰিবলৈ কাৰণে নেকি? মানে স্যার কোরটো যদি আমি সিলিকন স্টিলত যদি আমি ইউজ নকৰো স্যার, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো স্যার ফিল ওয়েন্ডিং সেইটো বাহিৰেদি পাছ হৈ থাকিব মানে বেছি। Sir, এডি কাৰেণ্ট লছ মিনিমাইজ কৰিবলৈ কাৰণে নেকি? নহয়, it is due to economical purpose. সিলিকন স্টিলতকে তোমার কাস্ট আয়রনটো দাম কম ন। बा देखो यॉक का काम क्या है? यॉक का काम है कि उसको प्रोटेक्ट करके रखना, जो अंदर का सिस्टम है पूरा रोटर वगैरह उसको प्रोटेक्ट करके रखना, अपना जो पोल से उस पोल को सपोर्ट देना, और क्या है कि एक लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करना। यही तो है ना यॉक का काम। यॉक का और कोई काम नहीं है। अब यॉक रहेगा स्टैटिक, स्टैटिक रहेगा तो उसमें मैकेनिकल लोड बहुत ज्यादा पड़ेगा नहीं। तो इसलिए हम कास्ट आयरन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कास्ट आयरन इज इकोनॉमिकल, चीप है, लो कॉस्ट है। लेकिन स्टील आयरन से बनाओगे तो फिर उस मोटर का दाम बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। सिलिकॉन स्टील तो कॉस्ट ज्यादा है उसका, तो उतना ज्यादा अगर सिलिकॉन स्टील लगाओगे उसके चारों तरफ तो वो उस मोटर का दाम डबल हो जाएगा। समझ में आया? अब सिलिकॉन स्टील भी क्या करेगा? लो रिलक्टेंस पाथ देगा, लेकिन सिलिकॉन स्टील का मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब रोटर में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रोटर में अगर कास्ट आयरन यूज करोगे वो थोड़ा सा घूमेगा फिर टूट जाएगा,
कास्ट आयरन को थोड़ा सा जोर से पटक देने से टूट जाता है ना। यस सर। कास्ट आयरन का सामान, कास्ट आयरन देखे हो ना, सामान मोटर का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें अगर जोर से मारोगे तो वो क्रैक हो जाएगा। अगर जो बोल्ट होता है ना, जब अगर ज्यादा टाइट करोगे तो वो क्रैक हो जाएगा वहां पे, है ना। तो कास्ट आयरन जो होता है उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होता है, लेकिन हाई परमेबिलिटी होता है सिलिकॉन स्टील की तरह ही। तो सिलिकॉन स्टील ज्यादा कॉस्टली होता है, कास्ट आयरन लो कॉस्ट होता है, इसलिए हम कास्ट आयरन लगा देते हैं वहां पे, सिलिकॉन स्टील नहीं लगाते हैं। और रोटर में जरूरी इसलिए है क्योंकि वो हाई स्पीड में घूमेगा, घूमेगा तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए, उसमें कास्ट आयरन नहीं दे सकते हैं, टूट जाएगा, नहीं तो बहुत सस्ता वो दिल्ली वाला सामान बन जाएगा, है ना। क्लियर? हाँ सर। Okay, so made of 0.4 to 0.6 mm thick soft iron और silicon steel laminations। जो लेमिनेशन होते हैं आर्मेचर का कोर का, वो क्या होता है 0.4 to 0.6 mm थिक रहता है। लेमिनेशन क्यों जरूरी है? ताकि वहां पे एडी करंट लॉस ना हो, इसीलिए लेमिनेशन देते हैं ना, ताकि एडी करंट कम प्रोड्यूस हो, एडी करंट प्रोड्यूस ना हो। ओके, जहां कहीं पे भी हम लोग करंट पास करता है कोई भी एक शाफ्ट से मशीन में, उसको हमेशा लेमिनेटेड रखते हैं। लेमिनेशन करने का मकसद यही होता है ताकि उसमें एडी करंट प्रोड्यूस ना हो। एडी करंट पता है ना सबको? यस सर। एडी करंट इज Yes, नॉट sir. प्योर फिजिकल करंट, जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट पास कर रहा है वो नहीं होता है। इट इज द सर्कुलर करंट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मेटल, मेटेलिक बॉडी। तो वो मेटेलिक बॉडी में जितना ज्यादा उसको जगह मिलेगा वो उतना बड़ा बड़ा सर्कल बनाएगा, उतना ज्यादा करंट बनाएगा। हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेटेड कर देते हैं। लेमिनेशन कर देने से क्या होगा कि करंट का पाथ में रेजिस्टेंस आ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, करंट का रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब करंट का रेजिस्टेंस, इंटरनल करंट का रेजिस्टेंस बढ़ गया तो वहां पे एडी करंट जो होगा वो लूप बनाएगा, छोटा छोटा लूप बनाएगा और एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट कर देगा। इसीलिए हमेशा एडी करंट मिनिमाइज करने के लिए हमको लेमिनेशन ही करना पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्लियर? सो इसीलिए हमने आर्मेचर का जो कोर है उसको क्या कर दिया, लेमिनेटेड कर दिया। लेमिनेशन का साइज कितना रखा, 0.4 से 0.6 mm का थिक सॉफ्ट आयरन रखा या फिर सिलिकॉन स्टील से। कीड टू रोटर शाफ्ट, ये इस टाइप का क्वेश्चन जेएम लेवल पे पहले पूछा जाता था, अभी भी पूछता है, एसएससी में भी पूछता है कि आर्मेचर कोर के साथ जो लेमिनेशंस, मतलब जो क्या कहते हैं इसको, रोटर शाफ्ट के साथ लगाओगे तो वो कैसे रहेगा। सो इट इज कीड टू आर्मेचर कोर, जो है कोर को कैसे लगाएंगे, कीड टू रोटर शाफ्ट। और जो पोल है वो क्या होगा, बोल्टेड, मतलब वहां पे नट बोल्ट सिस्टम है और यहाँ पे क्या है, एलन की देखे हो ना, की से लगाया होता है, यस सर। Yes, sir. स्क्रू टाइप, एलन की होता है उसमें। Slotted to provide mechanical security and shorter air gap. Slotted to provide mechanical security and shorter air gap. समझ में आया बात? हमने क्या किया था, उस सिलेंडर को ग्रुप काट लिया और ग्रुप के अंदर हमने कंडक्टर प्लेस किया और जो उससे क्या हुआ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ गया और एयर गैप कम हो गया, है ना। नहीं तो अगर बाहर तरफ लगाते तो एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होता है उसमें और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम होता। ये हो गया आर्मेचर कोर, समझ रहे हो। फील्ड पोल्स हो गया, फील्ड वाइंडिंग बन गया, आर्मेचर कोर बना लिए। अब आते हैं आर्मेचर वाइंडिंग पे। वाइंडिंग कैसे लगाएंगे इसमें, कोर तो बना लिया, कोर कैसे बनाया भाई, स्लॉटेड कर दिया एक सिलिंड्रिकल शाफ्ट को और उसमें उसको लेमिनेटेड करके हमने कनेक्ट कर दिया। अब आते हैं आर्मेचर वाइंडिंग पे। आर्मेचर वाइंडिंग सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स। क्या है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो सारे कंडक्टर्स हम प्लेस करेंगे उस ग्रुप में, वो सीरीज में कनेक्ट करेंगे या फिर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि आते हैं उस पे। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स शोल्डर टू कम्यूटेटर
कम्यूटेटर के साथ किस तरीके से कनेक्शन रहता है? आर्मेचर वाइंडिंग का शोल्डर्ड रहता है, समझ रहे हो? सोल्डर्ड करके, सोल्डरिंग करके लगाते हैं। सो आर्मेचर वाइंडिंग जो हमने वहां देखा था कि ग्रुप के अंदर कंडक्टर्स प्लेस करेंगे, वो सारे कंडक्टर्स को हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, या तो वो सीरीज कनेक्शन होगा या फिर सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी होगा। और फिर हम क्या करेंगे, उसका एक हिस्से को कम्यूटेटर के साथ शोल्डर कर देंगे। तो सारा चीज मैं दिखाऊंगा आपको बाद में। कम्यूटेटर क्या है? कम्यूटेटर इज कॉल्ड मैकेनिकल रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं इसको? मैकेनिकल रेक्टिफायर मेड ऑफ कॉपर। कम्यूटेटर किस मटेरियल का बना होता है? कॉपर का बना होता है। एंड सेगमेंटेड विथ माइका इंसुलेशन, सेगमेंटेड विथ माइका इंसुलेशन। कम्यूटेटर एक सिलेंडर ही होता है छोटा सा, देखे हो कभी? कम्यूटेटर इस तरीके से सिलेंडर रहेगा और उसमें क्या होगा, इसमें भी ग्रुप का इस तरीके से ग्रुप बना होगा, और बीच बीच में ये जो है उसमें क्या डाल देंगे हम लोग? माइका शीट डालेंगे, ताकि इस पार्ट के साथ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना हो, है ना। और एक एक पार्ट पे हम लोग लाके अपना जो वाइंडिंग है ना, उस वाइंडिंग का कोयल को यहाँ पे शोल्डर कर देंगे, है ना। तो कम्यूटेटर देखते हैं। कम्यूटेटर इज कॉल्ड मैकेनिकल रेक्टिफायर मेड ऑफ कॉपर सेगमेंटेड विथ माइका इंसुलेशन। उसके बाद ब्रश। ब्रश क्या होता है भाई? मेड अप ऑफ कार्बन। ब्रश हमेशा कार्बन का बनाते हैं। ब्रश कॉपर का क्यों नहीं बनाते हैं, बोलो? ब्रश का यूज पता है ना? कम्यूटेटर के साथ क्या करोगे आप? कम्यूटेटर को आपने शोल्डर कर दिया आर्मेचर के साथ, समझना मेरी बात को। कम्यूटेटर को हमने क्या कर दिया? शोल्डर कर दिया आर्मेचर के साथ। अब आर्मेचर घूमेगा तो कम्यूटेटर भी उसके साथ घूमेगा। अब जो मेरा पूरा सिस्टम है, वो सिस्टम के साथ जो कनेक्ट करूंगा, जो लोड होगा मेरा, वो लोड तो घूम नहीं सकता है ना, लोड तो स्टैटिक लोड है। तो कम्यूटेटर घूम रहा है, उसके साथ आर्मेचर घूम रहा है, लेकिन मेरे को करंट चाहिए यूनिडायरेक्शनल। तो वो रोटेटिंग सिस्टम के साथ जब मैं एक स्टैटिक सिस्टम को कनेक्ट करने वाला हूं, तो मुझको ऐसा कुछ चाहिए जहां से स्लिप हो जाए। तो वो क्या यूज करेंगे हम लोग? वहां पे कार्बन ब्रश लगाएंगे। तो कार्बन ब्रश अपनी जगह पे स्टैटिक रहेगा और कम्यूटेटर जो है वो घूमता रहेगा। अब ये ब्रश जो है वो कार्बन का ही क्यों बनाते हैं, कॉपर का क्यों नहीं बनाते हैं? कार्बन का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कॉपर से, है ना। कम्यूटेटर के साथ तक तो हम कॉपर का भी ब्रश बना के लगा सकते थे, क्यों नहीं लगा? कार्बन हैज गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अरे भाई, कॉपर से ज्यादा थोड़ी ना होगा लिंकन। কাৰ্বনটো মানে জলদি ফ্ৰিকশনত সি কাৰ্বনটো নিজে খহি যায়, মানে সি তেতিয়া কম্পিউটাৰটো লোকচান হ'ব নিদিয়ে, সেইকাৰণে কাৰ্বন ব্ৰাছ ইউজ কৰো। यस एग्जैक्टली। নহয় सर। अभी देखो ये अगर मेरा, इफ दिस इज माय कम्यूटेटर, है ना, और इसमें मैं एक ब्रश लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो ब्रश जो होगा वो ब्रश अगर कॉपर का बनेगा, ये भी कॉपर का और कम्यूटेटर भी कॉपर का, तो जब घूमेगा तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होके दोनों का दोनों क्या होगा? ये कम्यूटेटर भी घिस जाएगा और ब्रश भी घिस जाएगा, अगर मैं कॉपर का बनाता हूँ। कार्बन का इसलिए बनाते हैं ताकि ये जो कार्बन ब्रश होगा, कार्बन तो सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल है, तो ये कॉपर के ऊपर घिसेगा तो कार्बन ब्रश घिस जाएगा, लेकिन कॉपर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि जो कॉपर का कम्यूटेटर है उसको क्या करेगा? चमका के रखेगा। हमको पता है कॉपर के ऊपर क्या हो जाता है, एक लेयर हो जाता है ना, ऑक्सीडेशन हो जाता है कॉपर का जल्दी से, तो वो कार्बन घिसते घिसते उसको शाइनिंग देता रहेगा कम्यूटेटर को। इसीलिए डीसी मशीन में सबसे बड़ा दिक्कत यही कार्बन ब्रश का ही होता है, क्योंकि कुछ दिनों बाद वो घिस जाएगा, उसको फिर से रिप्लेस करो, घिस के यहाँ पे गैपिंग बढ़ जाएगा, वो सारा दिक्कत आता है डीसी मशीन में। क्लियर? सो गुड कंडक्टिविटी, डेफिनेटली उस मटेरियल को चूज करने के पीछे का कारण यही है कि गुड कंडक्टिविटी है, लेकिन कंडक्टिविटी उसका थोड़ा ही ना हमारे मेटल से ज्यादा है, मेटल से तो कम ही है, लेकिन हम कोई मेटल वहां पे ब्रश की जगह पे यूज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मेटल पकड़ लो, एल्यूमिनियम का भी बनाते हो, तो एल्यूमिनियम भी तो कॉपर को घिस देगा,
तो इसीलिए हमको मटेरियल, ऐसा मटेरियल चाहिए था जो सॉफ्ट रहे और फिर उसका कंडक्टिविटी भी हाई रहे। तो वैसा मटेरियल हमको कार्बन ही मिला और कार्बन से हमने बनाया ब्रश, क्योंकि कार्बन का कंडक्टिविटी मेनली किसका, अगर कार्बन तो डायमंड भी होता है यार, डायमंड का थोड़ा ही ना बनाओगे, है ना। ग्रेफाइट, कौन सा फेज में, ग्रेफाइट। तो उस तरीके से होने से उसका ग्रेफाइट का क्या होता है, कंडक्टिविटी हाई होता है। अब कार्बन का ही एलोट्रोप है ना, ग्रेफाइट भी है और डायमंड भी है। डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है, प्योर इंसुलेटर होता है। लेकिन वही प्योर कार्बन ग्रेफाइट है जिसका कंडक्टिविटी ज्यादा है। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ सर। ये सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस के वजह से होता है ग्रेफाइट में और डायमंड में, दोनों का स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। ओके, सो मेड ऑफ कार्बन टू अवॉइड स्क्रैचेस, कॉपर इज एडेड टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। तो वो जब हम ब्रश बनाते हैं तो उस कार्बन के साथ हम थोड़ा सा कॉपर मिक्स कर देते हैं ताकि ब्रश का कंडक्टिविटी हाई हो जाए। कैन बी एडजस्टेड बाय एडजस्टेबल स्प्रिंग। अब घिसेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे गैप बन जाएगा अगर फिक्स रहेगा तो। इसीलिए उस कार्बन ब्रश को क्या करते हैं, स्प्रिंग से कनेक्ट करके रखते हैं, तो स्प्रिंग अपना प्रेशर बना के रखता है, अटैच करके रखता है ना। अगर वो कम्यूटेटर के साथ बहुत ज्यादा टाइट करके अगर आप लगा दोगे तो फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ेगा, और अगर बहुत लूज रखोगे तो स्पार्किंग होगा, है ना। तो उसमें एडजस्टेबल स्प्रिंग लगाते हैं ताकि हम स्प्रिंग का टेंशन जो है उसको एडजस्ट कर सके और एक बढ़िया सा, एक अच्छा सा कांटेक्ट हमको मिल सके वहां पे। हाई कांटेक्ट रेजिस्टेंस कॉजेस ए लॉस ऑफ 2 volt, making it unsuitable for low volt machine। मतलब जो रेजिस्टेंस आएगा, कार्बन ब्रश के वजह से रेजिस्टेंस आएगा, है ना। तो हाई कांटेक्ट रेजिस्टेंस, कितना वोल्ट का लॉस हो जाता है इन जनरल, 2 वोल्ट का लॉस होता है वहां पर कार्बन ब्रश की वजह से। ठीक है, इसीलिए लो वोल्टेज मशीन पे ये अनस्टेबल या अनसुइटेबल होता है, क्योंकि वहां पे 2 वोल्ट आपका ऐसे ही लॉस हो जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। तो भाई तुम्हारा डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन अगर देखोगे तो डीसी मशीन में हमको क्या क्या चीज नजर आते हैं, फील्ड पोल नजर आते हैं, और फील्ड पोल में हम लगाते हैं फील्ड वाइंडिंग, और फिर ये बन जाएगा मेरा कंप्लीट फील्ड, है ना। वो फील्ड पोल और फील्ड वाइंडिंग मिलके फील्ड सिस्टम। अब फील्ड सिस्टम क्यों जरूरी है, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उससे हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड पोल्स में जो प्रोड्यूस होगा उसका कनेक्शन हमने देखा है। और दूसरा सिस्टम जो चाहिए वो चाहिए हमको आर्मेचर सिस्टम, जहां से हम ईएमएफ को जनरेट करेंगे। सो आर्मेचर सिस्टम का आर्मेचर वाइंडिंग जो है, उस आर्मेचर वाइंडिंग को लगाने के लिए हमको चाहिए आर्मेचर का कोर। अगर आर्मेचर का कोर में को बनाना है तो उसको हमको लेमिनेटेड करना पड़ेगा, नहीं तो आर्मेचर कोर में एडी करंट लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 0.4 से 0.6 mm का थिक सॉफ्ट आयरन का लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील लेते हैं, और आर्मेचर वाइंडिंग को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट करेंगे। डिपेंड करेगा कि हमको वोल्टेज कितना चाहिए, करंट कितना चाहिए उस मशीन का, उसके ऊपर। और फिर हमको जो आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। तो उस ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट बनाने के लिए हमको चाहिए एक रेक्टिफायर। तो हम लगाते हैं कम्यूटेटर, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी से डीसी बनाता है। तो उसमें कॉपर का बना होता है और सेगमेंटेड रहता है, जिसमें माइका इंसुलेशन लगाते हैं। फिर हम लगाएंगे ब्रश, ताकि कम्यूटेटर से हम करंट को बाहर निकाल सके, अपने सिस्टम पे ले सके। तो ब्रश जो होगा वो कार्बन का बना होगा, और कार्बन इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्क्रैचेस ना करे कम्यूटेटर के ऊपर, और कॉपर उसमें थोड़ा सा मिला देते हैं ताकि उसका कंडक्टिविटी बढ़ जाए। और उस जो कार्बन ब्रश होता है उसको हम लोग एडजस्टेबल स्प्रिंग से कम्यूटेटर के साथ प्रेस करके रखते हैं। जो कार्बन ब्रश बनता है उसके वजह से कितना वोल्ट का ड्रॉप हो जाता है, लॉस होता है 2 वोल्ट का,
क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होता है इसलिए। तो यहाँ तक सबको पूरा का पूरा क्लियर हो गया। आई थिंक यहाँ पे आज का सेशन खत्म करना सही रहेगा, नहीं तो दिमाग में कुछ बचेगा नहीं, है ना? ओके सर। जितना कर लिया भाई वो सारा चीज बढ़िया से देखो, क्योंकि यहाँ पे मैंने तो लेक्चर में एक ही स्लाइड में लिया, इससे बहुत सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारा जो एमसीक्यूज आएगा, थियोरेटिकल एमसीक्यूज होंगे, तो मोटा मोटी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो सारा सवाल आप यहीं से इस वीडियो से आप सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं? मेजर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सारा मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, शाम को मिलते हैं, शाम को 7 बजे के करीब में मिलेंगे, है ना? और बेसिक इलेक्ट्रिकल जो नए बंदे हैं उनके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल शुरू कर रहा हूँ। शाम का क्लास 7 बजे से थोड़ा बाद में नहीं स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हम सर ड्यूटी से नहीं पहुंच पाते हैं रूम। ठीक है 7:30 कर देते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो 7:30 को करेंगे सर, बहुत फल बुझाई से। ओके, थैंक यू पराग चेटिया, थैंक यू वेरी मच, एप्रिसिएशन अच्छा सर, लगता है आपको। हेलो सर, हाँ, मशीन से कितना मार्क्स रहता है? मशीन से कम आपको डिपेंड करेगा कि 100 मार्क्स का होगा कि 60 मार्क्स का होगा, ठीक है? अभी तक तो अच्छा। मुझको वो टाइम भी 100 नहीं मिला मार्क्स। और पूरा मिला नहीं है, लेकिन मशीन से, एंटायर मशीन से आपको मिनिमम 15 नंबर तो मिलना चाहिए। আজিকালি ছাৰ 10 ইমান to বেছিক 15 নুসুধে। ছাৰ এবাৰ ইলেক্ট্ৰিকেল 100 মাৰ্কছৰে হ'ব, ইলেক্ট্ৰিকেল 100 GS 100, যেতিয়ালৈকে মই আজিলৈকে যিটো খবৰ পাই আছো। এতিয়ালৈকেতো একো ৰিলিজ কৰা নাই ন APSC এ। হয়, কিন্তু মই এপিডিচিএলত স্যার দুখন পেপাৰ হ'ব 100 পাতি আছিলো মানে তাৰ 100 দুখন হলেতো বহুত ভাল নম্বৰ থাকিব মেচিনছৰ ওপৰতে। হয়, মানে পৰা দুখন পেপাৰ থাকিব, 100 থাকিব। GS খন আপোনাৰ কোৱালিফাইং থাকিব আৰু এখন আপোনাৰ ফুল 100 থাকিব। GS কোৱালিফাইং দিব ন? কোৱালিফাইং মানে মই এপিডিচিএলত কৰি আছো তো, মই কন্ট্ৰাকচুৱেল, মই বিজলী ভৱনতে কাম কৰো, তো মই মানে সুধিও মানে তাৰ অফিচাৰবিলাকৰ লগত। ওকে, তেখেতক জনাই দিছো আৰু। কোনে কৈ আছা? কন্ট্ৰল চিষ্টেম পঢ়াব নাই ছাৰ? কি বস্তু? কন্ট্ৰল চিষ্টেম। কন্ট্ৰল চিষ্টেমটো জাষ্ট শেষ হ'ল। কন্ট্ৰল চিষ্টেম কি এইটো এপত মাহতে পাম হৈছে। নেকি ছাৰ? এপত পাই যাবা, এপত পুৰা ভিডিঅ'জ একদম লেকচাৰ 1 টু লাষ্ট লেকচাৰলৈকে ধুনীয়াকে কৰোৱা আছে। জাষ্ট শেষ কৰিলো কন্ট্ৰল চিষ্টেম, প্ৰিয়ম ছাৰে পঢ়াইছে, ঠিক আছে? এপত ভিডিঅ' বিলাক কন্ট্ৰল বিচাৰি পোৱা চিষ্টেম নাই। আকৌ ৰিপিট কৰাৰ টাইম পাম না নাই ক'ব নোৱাৰো, সেইকাৰণে নন টেকৰবোৰ শেষ হ'ল নেকি? নন টেকৰ ক্লাছবোৰ শেষ হ'ল নেকি? নন টেকৰ ক্লাছ ক'ত চলি আছে? তো ইংলিছটো মই লৈ আছো ন। ঠিক আছে ছাৰ, নন টেকৰ ক্লাছবোৰ এপটিটিউডটো কভাৰ হৈ গৈছে মোটামুটি ভালে দৰে হৈছে, নহয় জানো? হয় হয় ছাৰ। এপটিটিউড খিনি হৈছে, এপটিটিউড আকৌ ৰিভিজন চলি থাকিব। এইটো ৰমজান মাহ চলি আছেতো, তো ছাৰক মই মানা কৰিছো ইভিনিং টাইমত ছাৰৰ অসুবিধা হ'ব বুলি। আফটাৰ ঈদ আকৌ এপটিটিউডৰ ক্লাছ কিছুমান ছাৰে আকৌ প্ৰেক্টিচ কৰাই থাকিব। তো তোমালোকে যোনে যোনে মিছ কৰিছা সবে এপত চাই ল'বা, এপটিটিউডৰ ক্লাছ গোটেইকেইটা আপলোড কৰা আছে, ঠিক আছে? ওকে ছাৰ। কাৰণ যদি কোৱালিফাইং হয় GS পেপাৰ তেনেহলে কিন্তু ভালকে কৰিবা দেই। এপটিটিউড খিনি ইজি বস্তু হয়, প্ৰেক্টিচ কৰিলে পাৰি যাবা। হা, আৰু তোমাৰ ইংলিছটো মই কৰাই আছো, ইংলিছ খিনিও হৈ যাব। জিকে বস্তুটো বহুত ভাষ্ট হয়, মই কিছুমান বস্তু কভাৰ কৰিম, বাট জিকে ইজ ৰিয়েলি ভাষ্ট ওৱান। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে সবে এতিয়াৰ পৰা নিউজ পেপাৰবোৰ চাই থাকা, লাষ্ট 6 মান্থছৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, বা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে মই ৰিকমেণ্ড কৰিম, মই চাই কিনে কম, নহলে তোমালোকে যদি জানা কোনোবা এটা ৱেবছাইট যিবোৰ আছে, আজিকালি বহুত কেইটা ৱেবছাইট আছে যিবোৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰি থাকে, অসমৰো আছে, তেনেকুৱা ৱেবছাইট চাই ল'বা, that will be better, ঠিক আছে? because we are technical people and current affairs ওপৰতে মোৰ ইমান গ্ৰিপ নাই, getting my point, ইমান সময় নাপাম। so newspaper is mandatory, Assam Tribune বঢ়িয়া চাই থাকিবা, লাষ্ট 6 মান্থছৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছবোৰ প্ৰেক্টিচ কৰা, GS
তোমাৰ ইংলিছ চলি আছে, ইংলিছটো কভাৰ হৈ যাব এইটো মাহত, এণ্ড এপটিটিউড অলৰেডি হৈ গ'ল, সেইখিনি চাবা। বাকীখিনি চাই আছো কেনেকুৱাকে কৰিব পাৰি। আজিৰ ক্লাছটো বুজি পাইছা চবে? পাইছো ছাৰ, পাইছো। ওকে, পাইছো, চলো sir. ইভিনিং 7:30 লগ কৰিম, বেছিক ইলেক্ট্ৰিকেল। ওকে, ওকে স্যার। স্যার আজি এইটো লেকচাৰটো আপলোড কৰি দিব স্যাৰ। শিওর। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, sir.